या कोई एक महान मतलब जो व्यक्ति जो कि सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए कुछ किए हैं, किसी का भी नाम अगर आपके मन में या आपको प्रेरणा देता हो, ऐसा कोई व्यक्ति है, मतलब आप बोल सकते हैं कि इनको मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने ये किया है, वो किया है, कोई भी एक व्यक्ति का नाम आप बोल सकते हैं जिनका मतलब लाइफ आपको आपको प्रभावित करता है, इंस्पिरेशनल होता है। किसी का भी नाम बोल सकते हैं, एनी नेम। कृष्णमूर्ति। यस, वाई मैम? उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, एज अ बुक से हट करके। यस। इनर पावर जो एनर्जी हमारी है, जैसे विवेकानंद जी ने एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ाया, ज्ञान दिया कि नॉलेज, ज्ञान क्या है, जीवन क्या है, मेन उनका जीवन क्या है उसके बारे में हमें बताया। यस। और मैं बेसिकली उनकी जो संस्था है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन करके, वो मेरा विलेज उन्हीं की संस्था के पास में है और उनकी ही बनाए हुए रूरल स्कूल में मेरा बचपन का स्कूलिंग हुआ है, तो मुझे उनके बारे में ये लगता है। थैंक यू। तो मैं उनसे प्रेरित से बहुत अच्छा लगा ये जान के। डेफिनेटली ऐसे और भी बहुत मतलब महान व्यक्तित्व हैं जिनको हम मतलब जिनके बारे में जान के हम अपने लाइफ में इंस्पायर होते हैं, हम भी कुछ करने के लिए इंस्पायर होते हैं। ऐसे आप लोगों के मतलब आप लोग किसी के बारे में सोच पा रहे हैं? कोई एक नाम? आप नहीं? आप बोलो। यस, किसी का भी? ओके, और उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों आपको मतलब क्या आपको अच्छा लगा उनकी? I like that he is very courageous and is not afraid to speak his mind and do what he wants. वेरी नाइस। ये एक क्वालिटी जो है करेज, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। एक कुछ बड़ा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सोसाइटी मतलब जिस तरफ जा रही है उससे अलग कुछ करने के लिए करेज इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। अगर करेज नहीं है, आपके पास सोच है पर करेज नहीं है, जैसे आप सपने में हो, ठीक है, आपको मतलब कुछ करना है पर आप कर नहीं पा रहे हो, आप अपना हाथ हिला रहे हो पर कुछ कर नहीं पा रहे हो, जैसे वैसा जो फीलिंग है, वैसे ही रियल लाइफ में कुछ करने के लिए सोच रहे हो पर करेज नहीं है, वैसा सेम फीलिंग आप फील कर पाओगे। तो करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या, और किनके बारे में? मणिपुर के बारे में बताते हैं जी। If you go to Imphal, Yes. in the heart of the city there is one flyover. In and around you can find even there is one tower. Now this flyover is named after Veer Tikendrajit. अच्छा। Now he had the traditional warfare, Rajkumar Tikendrajit, fighting against the British people. The might of British emperor or empire, it was impossible to defeat. They knew for sure that they were going to be defeated. But they fought against the mighty British empire and all the modern warfare, just with spears and swords. They were defeated, they were captured, hanged. They knew that their destiny was to be hanged. But they went to the war, fought, and they died with courage. So I'm inspired by Veer Tikendrajit and Kangal General, of course. So if you go there in Imphal, you can find all those memories, statues and this and that in the heart of the city. When you visit, please pay homage there. Definitely. Thank you so much. ये जो बात सर ने कहा वो करेज भी इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, पर जब आपको पता चलता है कि आगे आपका मतलब डिफीट इज श्योर, फिर भी करेज के साथ कौन आगे बढ़ता है? आगे हम खतरा है, आगे आपको मतलब आप मतलब पराधीन होंगे या आप मतलब विक्ट्री इज नॉट सर्टेन, बट स्टिल यू फाइट। वो करेज से और मतलब वो हमको और स्ट्रेंथ देता है कि आप मतलब
आप करने में इम्पोर्टेंस दिए, ना कि उसके रिजल्ट में। आप करने में अपना करेज लगाए, उसके रिजल्ट को आगे देखकर आप झुक नहीं गए या पीछे मुड़ नहीं गए। वो होता है और मतलब वो हमारा करेज को और एनर्जाइज करता है। तो वैसे ही एक महान व्यक्तित्व है श्री अरविंद जी, जो सर कहे कि ही वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर। उनके बारे में थोड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके वजह से आज हम फ्री इंडिया में हम घूम पा रहे हैं, जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, तो उनके बारे में जानना चाहिए। और उसके बाद श्री अरविंद जी का नाम केवल फ्रीडम फाइटर के साथ नहीं, उनके नाम में मतलब और कुछ भी ऐड होता है, उसके बारे में भी जानेंगे कि वो ह्यूमैनिटी के लिए, वो पूरे मतलब विश्व के लिए वो क्या मैसेज दे रहे हैं, उसके बारे में भी आज जानेंगे। तो श्री अरविंद जी, उनका मतलब मोस्टली वो जन्म है 1872, 15th of August। 15th of August और क्या किसके लिए जाना जाता है? इंडिपेंडेंस डे। सो बचपन से ही उनके पिताजी वो क्या सोचते थे कि उनका मतलब जो भी उनके बेटे बेटियां थे वो बाहर ही पढ़ाई करें, विदेश में भी पढ़ाई करें, क्योंकि तब भारत पराधीन था। तो 20 साल तक श्री अरविंद जी इंडिया के बारे में, इंडिया के उनकी जो मदर टंग था बंगाली वो भी नहीं जानते थे। तो पूरा बाहर ही वो पढ़ाई की और बाहर भी बहुत मतलब जो भी काम करते थे उनको एक परफेक्शन लेवल तक लेके जाते थे। वो बहुत सारी भाषाओं का उनमें ज्ञान था, मतलब 7-8 भाषाएं वो जानते थे। और उनके क्लासिक लैंग्वेज के जो बुक्स रहते हैं, वो इलियड, ओडिसी, दांते, इन सब के मतलब बुक्स भी वो डायरेक्टली पढ़ते थे और कमेंट्रीज भी देते थे। और उनके जो एग्जामिनर थे, जब वो उनका आंसर पेपर लिखते थे, वो कहते थे कि 13 साल तक मैंने ऐसा आंसर पेपर कभी नहीं देखा। इतना मतलब वो सब कुछ में एक मतलब, पर उनके पिताजी कभी कभी उनको पैसे भी नहीं भेज पाते थे, क्योंकि प्रोफेशन में वो डॉक्टर थे। तो वो क्या करते थे, जो भी जिनको देखते थे उनसे पैसे नहीं लेते थे। तो कभी कभी उनमें कमी भी रह जाती, पैसे की कमी रह जाती थी, तो वो कभी कभी भेज नहीं पाते थे। तो श्री अरविंद जी क्या करते थे, मैगजीन्स में अपना कुछ राइटिंग्स भेज के वहीं से कुछ पैसे अगर मिलता था तो एक ब्रेड में भी उनको पूरा दिन बिताना पड़ता था। और एक बार क्या हुआ, जो मैगजीन में उनका राइटिंग्स छपवाते थे बाहर, तो वो कौन ये लिखते हैं वो देखने के लिए आए। वो सोचे कि कोई बहुत ही बड़ा कोई आदमी होगा। जब देखते हैं कि वो 13 साल की उम्र का एक लड़का ऐसे लिखता है, ऐसे भी लिख पाता है, वो भी आश्चर्य हो गए। और वो सोचे थे कि कोई पूरा सूट बूट पहन के, वो इतना सिंपल लाइफस्टाइल उनका था, उससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। तब जब 1893 को श्री अरविंद जी पहली बार भारत आते हैं, और जब देखते हैं तभी उनको पता चलता है कि भारत उनका ही मातृभूमि कैसे पराधीन है, कैसे अंग्रेजों के अधीन में उनकी माँ हमारी भारत माँ कैसे पीड़ित अवस्था में है। तो तभी से वो क्या किए, उनके पास एक चॉइस था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्टडी करते थे, उनके क्लास में भी टॉपर थे। तो तभी होता था IAS एग्जाम, अगर जो कि अभी का UPSC जो होता है, तो वो एग्जाम 2 टाइप पहले होता था थ्योरी, उसमें भी श्री अरविंद जी टॉप किए। दूसरा रहता था प्रैक्टिकल, जो कि घुड़सवारी रहता था। तो वो जानबूझ के वो एग्जाम नहीं दिए, क्योंकि उनको किनके अधीन काम करना पसंद नहीं था, अंग्रेजों के अधीन। तो आप सोचिए, अगर आपके पास भी सेम चॉइस आए, एक तरफ आपको एक अच्छी नौकरी, बहुत ही तनख्वाह वाली नौकरी, इतना कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ आपको कोई भी नहीं दे सकता, वैसा एक लाइफ आपको चूज करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ है आपका देश। तो आप किसको चूज करोगे? देश को चूज हम वैसे वहां पर वो स्टेट में रह के हम सोचना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं हम सोचते हैं कि फॉरेन स्टडी, फॉरेन में जाके बस जाना, कि क्योंकि इतना कंफर्टेबल लाइफ है,
कुछ झंझट नहीं, अपना लाइफ सेट हो जाएगा। पर हम किसको ठुकरा के जाते हैं? हमारे देश को ठुकरा के हम वो सब चूज करते हैं। तो पर श्री अरविंद जी उसको ठुकरा के वो आए इंडिया। ये कितने साल पहले था? कितने साल पहले की बात है? हाँ नहीं 1909 को उनको ये बात पता चला। उसके कितने साल बाद इंडिया फ्री हुआ? यस, तो 37 इयर्स पहले ही ये बात उनको पता चल गया था, इंडिया विल बी फ्री फॉर श्योर। तो उनको क्या काम है फिर? अभी आगे क्या करना है? तो श्री अरविंद जी कहते हैं कि इंडिया फ्री है, पर ह्यूमैनिटी अभी फ्री है क्या? आर वी रियली फ्री? हम अपने आप को फ्री कह सकते हैं क्या? हम किन चीजों से बंधे हुए हैं? और वी कैन से वी आर फ्री। सपोज कि आपको ये फ्रीडम मिल गया, ठीक है? आप सोचो आप ऐसे एक आइलैंड में हो, ठीक है? आप ऐसे एक आइलैंड में हो जहाँ पे कुछ नहीं है, चारों तरफ समंदर है, सुंदर मतलब सुबह है, सन निकल रहा है, बादल है, सब कुछ है, और आपके पास एक चॉइस है कि आप यहाँ पे जो बनाना चाहते हो, आप जो चाहते हो वो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है? एक कोई व्यक्ति है, एक कोई प्रेजेंस है जो आप जो चाहते हो वो कर देंगे। तो आप कैसा वो आइलैंड को कैसा देखना चाहते हो? क्या हो उसमें, क्या क्या रहे, कैसा बने तो अच्छा लगेगा, आप खुश होंगे? आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। उस आइलैंड में आप क्या क्या चाहते हो, क्या क्या बने, क्या क्या हो उसमें, और जो चाहोगे वो हो जाएगा। और आइलैंड का नाम ही देना है। This is your place. You can name that island, and you can do whatever you want to do. आप क्या करोगे? अगर हम छोटे होते तो वो बोलते क्या? अगर मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए तो ज्यादा चॉकलेट खरीदूंगा। अभी वो सेम विश है क्या? अभी आपको अगर मनी मिलता है तो आप बोलेंगे कि मुझे पूरा घर भर चॉकलेट दो। अब क्या बोलोगे? वैसे ही उसको सोच के, उसको पॉइंट में रख के आप सोचो, वो आइलैंड में आप जो चाहोगे वो हो सकता है। तो आप क्या चाहोगे? कैसा बने वो आइलैंड, कैसा हो, उसमें क्या क्या रहे? कौन बताएगा? हम थोड़ा इंटरेक्टिव करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा You लगेगा। can tell first. Your island. Start with your island name, and then we can tell what we want to do there. Whatever comes to your heart, you can tell. You can do it. क्या चाहते हो? ऐसा चाहते होगे नहीं आप? हमने सोचा होगा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये सब करता। तो वैसे ही आपको अथॉरिटी मिल गई है, सोचो, ठीक है? वो आइलैंड में जो बनाना चाहते हो वो बन सकता है, पर आप उसमें अकेले हो, तो आप क्या बनाना चाहोगे? कैसा हो वो आइलैंड? उसमें क्या क्या, मतलब वहां पे क्या क्या चीजें रहे या क्या गुण रहे? जितने भी बैठे हैं शायद सबको पानी से डर लगता है, ऐसा है। इसीलिए वो आइलैंड में नहीं रहना चाहते। अच्छा ठीक है, मैं आपको चॉइस दूंगी। हाँ, दो चीजों का चॉइस दूंगी, आप सिलेक्ट कीजिए क्या रहना चाहिए। आप वहां पे दुख चाहते हो या सुख रखना चाहते हो? कोई चाहता है दुख में, मतलब यहाँ वहां पे दुख ही रहे, वैसे चाहते हो? सुख के लिए क्या करोगे आप? खुद के सुख के लिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। राइट क्वेश्चन। खुद के सुख के लिए या सबके सुख के लिए? क्या करोगे? हाँ, खुद के सुख के लिए। आप मतलब वो भी चॉइस है, आप खुद के सुख के लिए रखना चाहोगे या सबके सुख के लिए रखना चाहोगे? सबके, सब
नहीं बोला कि पहले मैं मम्मी पापा को बुलाऊंगा, अपने टीचर लोगों को बुलाऊंगा, वहां पर पहले ये भी बनाऊंगा, फिर स्कूल आऊंगा। नो आंसर। अभी पहले अपने आप को ही रख दिए, उसके बाद जो मतलब सोच रहे हैं कि whether that happiness belongs to us or anyone else. ठीक है, तो सब चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसा एक लाइफ हो जहाँ पे हर समय सुख रहे, हैप्पीनेस रहे। ठीक है, और एक दूसरा चीज, वहाँ पे आप ऐसा मतलब सोचिए कि वहाँ पे आप मतलब बुढ़ापा चाहोगे या हर वक्त यूथ फीलिंग में रहना चाहोगे? कौन चाहेगा कि वहाँ पे ऐसा लाइफ हो जहाँ पे बूढ़ा भी होना पड़े? चाहोगे? यस, वाई? हाँ? इतना जी के क्या करेंगे? और एज के साथ मैच्योरिटी भी आता है। एज के साथ मैच्योरिटी, पर मैच्योरिटी एज पे ही डिपेंड करता है। आजकल बहुत सारे हम बच्चे देखते हैं जिनमें पहले से ही मैच्योरिटी रहती है, जो कि बहुत से छोटे उम्र से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए वो आगे बढ़ आते हैं, है कि नहीं? तो ये मैच्योरिटी नॉट डिपेंड ऑन एज। ओवर पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। ऐसे लोगों को रखना हमारे सीने अच्छा, ओके। और क्या वहां पे आप बीमारी चाहोगे? कोरोना वहां पे जाए वो चाहोगे? तो क्या चाहोगे? नहीं, वो भी चाहिए, वरना कोरोना नहीं आएगा तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, स्कूल छुट्टी नहीं होगा, स्कूल भी छुट्टी नहीं होगा, सब हर दिन क्लास आना पड़ेगा। सर लोग का छुट्टी हो जाएगा, वो भी चाहिए। बहुत सुंदर पॉइंट एक बनाया, स्कूल ही नहीं रहेगा। स्कूल ही नहीं रहेगा। ये अच्छा चीज है, हम स्कूल आते हैं क्योंकि हम हर वक्त एक लर्निंग एटीट्यूड में नहीं है। हम हर वक्त एक अगर लर्निंग एटीट्यूड, हम सब चीजों से अगर एजुकेशन ले पाते। पहले क्या स्कूल्स था? पहले क्या था? गुरुकुल था। वहां पे क्या ऐसे ही सिलेबस वाइज उनको पढ़ाए जाते थे? वहां पे क्या करते थे? उनको गाय चराने के लिए छोड़ देते थे। रियल लाइफ से रिलेटेड एजुकेशन वो मिलते थे, तो मिलता था। अगर हर वक्त हम एजुकेशन, हम अपने लाइफ को कैसे आगे लेने के लिए जो जो एजुकेशन चाहिए वो प्रकृति से, नेचर से, जैसे कि हम चींटी से क्या सीख पाते हैं, एक आंट से क्या सीख पाते हैं? चींटी से नेवर गिव अप। वेरी गुड, नेवर गिव अप। तो ऐसे ही हम हर चीजों से अगर हम ये लर्निंग सीख पाए, ये एजुकेशन ले पाए, तो सच्ची में स्कूल का आवश्यकता नहीं रहेगा। ये सच बात है। और माता जी कह रहे हैं, जो भैया कह रहे थे कि ऑरोविल है, वहां पे एक बार वहां पे एक स्कूल बनाने के लिए पूछने गए थे माता जी को। तो वो पूछे कि इस स्कूल का नाम क्या रहेगा? वो क्या नाम दियोगे? द लास्ट स्कूल। मतलब ये उसके बाद स्कूल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ये लास्ट स्कूल है। वैसे ही वो भी सही बात है। तो आप, मैंने क्या पूछा कि बीमारी आप चाहते हो कि नहीं? वो वहां पे आइलैंड में नहीं चाहते। और मृत्यु वो तो होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों? हम ओवर पॉपुलेशन फिर से हो। ओवर पॉपुलेशन, अगर आपके पास ये कंट्रोल भी रहे कि जितना पॉपुलेशन आवश्यक है उतना पॉपुलेशन रहेगा। बट ह्यूमन लाइफ का वो ब्यूटी है कि हम लोग जीते हैं फिर मरते हैं। वो ब्यूटी है। Yes, ma'am, that's the beauty of life. अगर मतलब हमारे पास किसी का अगर ऐसे मतलब डेथ हो जाता है, उसको हम ब्यूटी बोल के कह पाते हैं क्या? इट्स अ ब्यूटी हम बोल सोच पाते हैं कभी? इट्स अ लॉस बोलते हैं। Why? Everyone is like discussing about death. Who wants to die now? No one will get that. एक स्टोरी था, हर एक के लाइफ में रहती है। तो वो क्या करती थी, उसको बात बात पे कहने का ये शौक था, हे भगवान मुझे उठा ले। इतना क्या देखना है, इतना परेशानी चारों तरफ है, क्या ये इससे झंझट छूटेगी? हे भगवान
यमराज जी तो अपना प्रॉमिस रखेंगे। तो वो जब बच्चा बड़ा हो गया फिर से आए और पूछे चलो अभी। वो बोला अरे अभी कैसे, अभी तो उसकी शादी करवानी है, पोता नाती देखना है, अभी कैसे चले जाए। तो ठीक है, तो कुछ समय बाद आऊंगा। तो फिर मतलब बहू आती है, पोते नाती होते हैं और परेशानी बढ़ जाती है। बहू उसको नहीं पूछती, बेटा उसको नहीं पूछता और परेशानी बढ़ जाती है। फिर से वो बोलती है हे भगवान मुझे उठा ले। तो फिर आ जाता है यमराज। आप जब याद आ गया कि अगर ये बोलूंगा तो ये यमराज चले आएंगे, तो झाड़ू पकड़ते रहते हैं। आप क्यों बात में चले आते हैं? हम आपको बुलाएंगे, आप बात में क्यों चले आते हैं? तो हम बोलते हैं हे भगवान मेरी ये लाइफ में बहुत सारा डिफिकल्टीज है, बहुत अनहैप्पीनेस है, बीमारी होती है, फिर भी कोई मृत्यु नहीं चाहता है। Nobody wants to die। हम जितना जिएंगे उतना कुछ सीखेंगे, उतना जो लाइफ से हमें मिल रहा है वो हम कर पाएंगे। पर मृत्यु क्यों आता है? क्योंकि हम लाइफ से कैसे सीखते हैं वो अभी तक नहीं जान पाए। इसीलिए नेक्स्ट बार में हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर से एक नया स्टार्ट। तो इसका भी अगर आपको फ्रीडम मिले कि ये भी ना रहे तो आप उसको रखेंगे या उसको छोड़ देंगे, ये आपका चॉइस है। आप मतलब लॉजिकली मत सोचिए, आप जो चाहते हैं वो बोलिए। मृत्यु चाहते हैं थोड़ा सा, ये कैसा मतलब दफनाने के बाद अचानक उठ जाओगे? नहीं, मैं तो मरा नहीं, थोड़े समय के लिए मरा था। बहुत जेनरस बात तो श्री अरविंद जी वही कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, मनुष्य इन सब से बंधा हुआ है। वो ये नहीं चाहता है पर वो सब उसको मिलता है कि नहीं, वो दुख मिलता है कि नहीं, वो उसको मतलब वो दुख नहीं चाहता है। कौन चाहता है? कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है फिर भी मिलता है, कोई रोग नहीं चाहता है फिर भी मिलता है, कोई गुस्सा करना चाहता है, गुस्सा करके पूरा मतलब कि खाली घर में नहीं, दोस्त के साथ नहीं, पूरा वर्ल्ड में ही हम क्या करते हैं, मतलब वार क्रिएट कर देते हैं। हम अपने बल से कुछ अच्छा चीज बनाते हैं, उसके साथ हम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। कोरोना किसने बनाया? तो ये हमारा कॉन्शियसनेस मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जो कि अब तक हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्टेट में आ गया है। हम अपने आप को कह सकते हैं कि वी आर द फाइनल क्रिएशन। नहीं कह सकते। अगर फाइनल क्रिएशन होते तो वी शुड बी ऑल परफेक्ट। जो चाहते वो होता। ये लाइफ में हम क्यों वार देख रहे हैं, क्यों अपने आप को डिस्ट्रक्शन की ओर देख रहे हैं? तो श्री अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य जो चाहता है वो पाने का उसे हक है, और जिन सब से वो बंधा हुआ है उन सब से वो फ्री होने का भी उसको हक है। पर वो फ्री हो पाएगा अगर वो सही डायरेक्शन उसको पता चलेगा कि उसका लाइफ का एम क्या है, वो किस ओर जाएगा तो वो सही डायरेक्शन में वो पहुंच पाएगा और ऐसा एक फ्री लाइफ उसको मिलेगा। अच्छा आप बोलो, एक घर में पापा कमाते हैं 70 लाख, मम्मी कमाते हैं 25 लाख और एक छोटा बच्चा रहता है, उसका कोई कमाई नहीं है। कौन सबसे खुश है? छोटा बच्चा। अरे जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो खुश होना चाहिए, उसके पीछे ही हम तो भागते हैं ना खुशी के लिए। पर वो बच्चा कैसे, उसका तो जीरो बैलेंस है, बैंक ही नहीं खुला है। मुझे सारे सुविधाएं सर अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर वो खुश क्यों है? वो किसी के लिए परेशान नहीं है, क्योंकि वो किसी के लिए परेशान नहीं है, अपने लिए भी परेशान नहीं है। बिकॉज ही इज फ्री, वो फ्री है इसीलिए वो परेशानी नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं हमको ये चीज, घर अच्छा मिल जाएगा, गाड़ी बहुत अच्छा रहेगा, अगर साफ सुख सुविधा रहे
पेन और प्लेजर दोनों शादीशुदा, ऑलवेज क्वारल बट नेवर डाइवर्स। पेन एंड प्लेजर वो क्या करते हैं, दे आर इंटरनल पार्टनर, पहले से ही है, उनका शादी हो गया है, घर में हर वक्त झगड़ा करते हैं, तुम रहोगे या मैं रहूंगा, तुम रहोगे या मैं रहूंगा, पर कभी भी डाइवर्स भी नहीं देते हैं। तो अगर हम प्लेजर चाहते हैं, अगर हम वो सुख चाहते हैं, तो उसके साथ उसका पार्टनर भी आएगा कि नहीं? अगर हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ उनकी पत्नी भी आएंगे कि नहीं? वैसे ही अगर हम प्लेजर को बुलाएंगे घर में तो पेन भी आएगा। तो श्री अरविंद जी कहते हैं इन सब से ऊपर हमको उठ के डिलाइट की ओर जाना है, ट्रू हैप्पीनेस की ओर जाना है।